हेलो एवरीवन, मैं रश्मि आप सबका आज की क्लास में स्वागत करती हूं और आप सभी को मेरा प्रणाम। अगर आप पहली बार क्लास देख रहे हैं तो आप सबका मोस्ट वेलकम है हमारी क्लास में। तो आज हमारी क्लास जो है 5th नंबर की रहेगी। इसमें 4 क्लासेस हो गई हैं। इसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की मिक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। जो नए एग्जाम हुए अभी हाल फिलहाल में उनकी भी और कुछ पुराने क्वेश्चंस की भी, ठीक है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेंगे और सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा प्रोबेबिलिटी का है। तो एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है, ठीक है। तो जो डाइस होता है, पासा जो होता है, उसमें 1 से लेकर के 6 तक की संख्याएं होती हैं। तो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है ना। तो हमसे पूछा जा रहा है कि प्राइम नंबर आने की प्रायिकता क्या है। तो जो प्रोबेबिलिटी होती है उसका एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बट्टे नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बट्टे नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, ठीक है ना। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम शॉर्ट में लिख देती हूँ, थोड़ा सा छोटा रहेगा, ठीक है ना। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बट्टे नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम कौन से होंगे, जो हमसे पूछा जा रहा है। हमसे पूछा क्या जा रहा है कि प्राइम नंबर की प्रायिकता क्या होगी। तो प्राइम नंबर कौन सा होगा, इसमें 2 होगा, 3 होगा और 5 होगा, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम हमारे पास कितने आए, 3 आए, ठीक है। और पॉसिबल आउटकम कितने हमारे पास 6 है, 1 2 3 4 5 6। तो 3/6 हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो 1/2 ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो प्राइम नंबर की डाइस में प्राइम नंबर की पॉसिबिलिटी क्या होगी, 1/2 होगी, ठीक है। चलिए, अच्छी तरह से फेंटी गई 52 ताश के पत्तों की एक गड्डी में से याच्छादित रूप से एक पत्ता निकाला जाता है। निकाले गए पत्ते के लाल रंग का इक्का होने की प्रायिकता क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। लाल रंग का इक्का होने की प्रायिकता पूछी है, 52 ताश की गड्डी है, ठीक है ना। तो 52 पत्तों में से 4 पत्ते होते हैं जो इक्का के होते हैं, ठीक है ना। इन 52 में से 4 पत्ते कैसे होते हैं, इक्का के होते हैं। और इक्का के 4 पत्तों में से इक्का में यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है ना। ये ऐसे पूरा लिख दिया। इसमें से 2 पत्ते होते हैं आपके रेड और 2 पत्ते होते हैं आपके ब्लैक, ठीक है ना। ये 2 पत्ते कैसे होंगे, रेड होंगे, और 2 पत्ते कैसे होंगे, आपके ब्लैक होंगे। हमसे क्या पूछा है, लाल रंग का इक्का होने की प्रायिकता क्या है। तो लाल रंग का इक्का कितना होता है, 2 होता है। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बट्टे नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम कितने हमारे पास, 2, पॉसिबल आउटकम हमारे पास कितने, 52 इक्वल टू 1/26। अगर आपको बेसिक पता है तो आप क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व कर दोगे, बेसिक नहीं पता है तब आपको दिक्कत होती है। चलिए, ये क्वेश्चन है हमारा 1/3 माइनस के रूट के 8 पढ़ लेना आप, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे, पूरा सॉल्व कर लेंगे, तो इस सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा रूट का 9, ये 3 है, रूट का 9 लिख सकते हैं, प्लस का रूट का 8, ठीक है ना। इसको रेशनलाइज करके सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिलेगा, ओके। ये कब मिलेगा, अगर हम इसका स्क्वायर करें और इसका स्क्वायर करें, दोनों का डिफरेंस अगर 1 है तब मिलेगा, ठीक है। अगर दोनों का डिफरेंस 2 होता तो बटे में फिर हमें 2 लिखना पड़ता, ठीक है ना। तो अभी डिफरेंस 1 आ रहा है, तो सिर्फ आपको क्या करना है, निशान, ये जो है ना, क्या बोलते हैं, साइन इनके चेंज करते रहना है, ठीक है ना। पता नहीं मेरे को क्या हो रहा है सच में, कुछ बोल रही हूँ, कुछ मुझसे निकल रहा है, कुछ सोच रही हूँ, तबीयत थोड़ा ऐसा ही है। देखो, इसको हम लिखेंगे रूट के 9 प्लस का रूट का 8। ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, माइनस है, ये प्लस हो जाएगा ऊपर जाके, 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 ठीक है। अब हमें इन वाले, ये जो साइन है ना, इनका ध्यान रखना है, ठीक है ना, इन साइन का ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर माइनस है तो ये संख्या ऊपर जाके भी माइनस की निकलेंगी दोनों, ये प्लस है तो ऊपर जाके प्लस की निकलेंगी, माइनस है ऊपर जाके माइनस की निकलेंगी दोनों, ये प्लस है ऊपर जाके प्लस की निकलेंगी दोनों, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर माइनस है तो दोनों संख्याएं माइनस की हो जाएंगी, माइनस का 8 और माइनस का रूट का 7, ठीक है ना। प्लस का है तो प्लस के रूट के 7 और प्लस के रूट के 6 हो जाएगा। माइनस का है तो माइनस रूट के 6 और माइनस रूट के 5 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस रूट के 5 और प्लस रूट के 4 लिखेंगे 2 को, ठीक है ना। 2 को 2 ही लिख लो या 4 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने रूट में, सारी संख्या रूट में है तो मैंने रूट में ही लिख लिया, ठीक है ना। ये 2 को हम रूट के 4 लिख सकते हैं।
3 को हम जैसे रूट के 9 लिखा वैसे ही, ठीक है। अब जो कट रहा है उसे काट देंगे। 8 से 8 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा। मेरे पास बचेगा रूट के 9 और रूट के 4। तो रूट के 9 की वैल्यू 3 आ जाएगी और रूट के 4 की वैल्यू 2 आ जाएगी और दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 5 होगा, ठीक है। समझ में आया? समझ में नहीं आए तो क्या करने का, हमसे पूछ लेने का, ठीक है। हमने टेलीग्राम चैनल बना दिया है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ, ये जो हम विद एनोटेशन और विदाउट एनोटेशन दोनों पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। एक बलय के आकार की धातु की चादर की बाहरी और आंतरिक त्रिज्याएं क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत बलय है, ठीक है ना। तो एक बलय किसको बोलते हैं? एक सर्कल बना दिया, एक अंदर ये सर्कल बना दिया, ठीक है। तो ये जो रहेगा ये बलय हो जाएगा, ठीक है ना, इसको बोलते हैं। ओके, तो हमसे पूछा है कि जो बाहरी त्रिज्या वो 10 सेंटीमीटर है, जो अंदर की त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर है। पहले मैं ये हटाती हूँ। अगर ये वाली रेडियस 6 सेंटीमीटर है और ये वाली रेडियस 10 सेंटीमीटर है तो इसका जो एरिया आएगा, इसका एरिया क्या आएगा? पाई 10 का स्क्वायर माइनस के 6 का स्क्वायर, ठीक है ना, ये आ जाएगा। और पूरा जो बड़ा वाला सर्कल है ये वाला, ठीक है ना, हमसे कहा जा रहा है पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल तो यही वाला हो जाएगा ना। तो इसका एरिया क्या आ जाएगा? पाई इंटू 10 का स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि बड़े वाले वृत्त की रेडियस 10 है, ये आ जाएगा। अब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो ये 100 पाई आ जाएगा और मैं इसको सॉल्व करूंगी तो ये 64 पाई आ जाएगा, ठीक है। अब हमसे कहा जा रहा है कि पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत बलय है, तो बलय का क्षेत्रफल 64 पाई आ गया और ये हमारे पास 100 पाई है। तो 64 पाई जो है वो 100 पाई का कितना % है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो पाई से पाई जाएगा, 100 से 100 जाएगा, कितना आ जाएगा? 64% आ जाएगा और ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट। चलिए आगे बढ़े। इसका फॉर्मूला मैं लिख देती हूँ। इस वाले एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो होगा पाई कैपिटल आर माइनस के स्मॉल आर का होल स्क्वायर, ठीक है। कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस के स्मॉल आर का होल स्क्वायर, ठीक है। केवल बाहर वाले का एरिया पूछा जाएगा तो पाई और कैपिटल आर का होल स्क्वायर, और अंदर वाले का पूछा जाएगा तो पाई स्मॉल आर का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए, एक प्राचीन वस्तु विक्रेता ने 3 वस्तुएं ए बी सी 4 5 6 के अनुपात में बेची हैं। ये क्या करा है भाई ने इनको बेचा है, ठीक है। उससे वस्तु ए पर 10% की हानि होती है, वस्तु बी पर 50% का लाभ होता है और वस्तु सी पर उसे कोई लाभ हानि नहीं होती है। कुल सौदे में उसका अनुमानित प्रतिशत लाभ या हानि क्या थी, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो 3 पगले हैं ए बी सी जिन्होंने बेचने का अनुपात पहले दे दिया है क्वेश्चंस को थोड़ा सा टफ बनाने के लिए। तो इन्होंने बेचा है भाई 4 5 और 6 के रेशियो में, ठीक है। ये क्या है? ये इनका सेलिंग प्राइस है, ठीक है। अब इनका सीपी निकालेंगे भाई, तो सी को तो कोई भी लाभ हानि नहीं हो रहा है, इसका मतलब सी ने 6 में खरीद के 6 में ही बेचा है। लेकिन ए को 10% की हानि हो रही है, 10% की हानि इसको हो रही है, इसका मतलब 10 की चीज को इसने 9 रुपए में बेचा है। तो 9 की वैल्यू अगर 4 है तो 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40/9 आ जाएगी, ठीक है ना। और बी को 50% का लाभ हो रहा है, 50% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब 2 की चीज इसने 3 रुपए में बेची है। 3 की वैल्यू अगर 5 है तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10/3 आ जाएगी, ठीक है, यही आ जाएगी। अब हम इसमें एक ऐसी संख्या से गुणा कर लेते हैं जिससे ये हमारे पास, जैसे कि ये बटे वाली संख्या हट जाए, तो इनका एलसीएम ले लो। 9 3 यहाँ 1 लिख सकते हैं, एलसीएम क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो 9 से गुणा कर लो इन सभी में, इसमें 9 से गुणा करा, इसमें 9 से गुणा करा और इसमें भी 9 से गुणा करा। अब इनमें कराया तो यहाँ भी करना पड़ेगा भाई, ऐसा नहीं है कि आप नीचे वाली संख्या में कर लोगे तो ऊपर वाली में नहीं करना पड़ेगा बाबू, आपको सब जगह करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 9 चौक 36, ये आ जाएगा 9 पंजे 45 और ये आ जाएगा 9 छक्के 54, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा? 9 से 9 जाएगा और 3 त्रिका 9 जाएगा, ठीक है। तो ये 40 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा? 9 छक्के 54 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इन्होंने खरीदा कितने में? खरीदा है इन्होंने 80 90 130 135 में, 135 टोटल नहीं बेचा है, ये बेचा है 135 में, ठीक है। ये सेलिंग प्राइस 135 में बेचा है, खरीदा कितने में? 70 120 124, ठीक है। ये 124 रुपए में क्या करा है इन्होंने? खरीदा है, ओके।
ये 70 हो गया, 70 और 50 120 हो गया, और 4 124 हो गया। अब हमसे कहा जा रहा है कि कुल सौदे में उसका अनुमानित प्रतिशत लाभ या हानि क्या है। तो देखो लाभ हो रहा है पहली बात तो लॉस वाले ऑप्शन कट गए अपने आप से, ठीक है। अब लाभ कितने का हो रहा है, कितना ज्यादा है इससे, ये 6 और 5 11 रुपए का लाभ हो रहा है किस पर, 124 पर। तो मैंने कहा अगर मैं 124 का 10% निकालू तो कितना आएगा, 12.4 आएगा। ये 12.4 से कम है, इसका मतलब 10% से तो कम होगा प्रॉफिट। तो 10% से कम एक ही ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो इसको कहते हैं थोड़ा दिमाग लगाना। वैसे सॉल्व करते काफी टाइम लगता, लेकिन हमने क्या करा, इसको थोड़ा दिमाग लगा के ऑप्शन पे चले गए हम, समझ रहे हो। ऐसे ही जल्दी सॉल्व क्वेश्चन करने के लिए हमको थोड़ा दिमाग का यूज करना पड़ता है, जो कि आप सबके पास उम्मीद करती हूँ पर्याप्त मात्रा में है, तो आप उसका यूज करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे आप सब लोग, उसका यूज करेंगे। उस दिमाग को जितना घिसना है उतना घिस लो, क्योंकि जितना इस दिमाग को घिसोगे ये उतना ही ज्यादा तेज होता है, ठीक है। ये हमारे शरीर में एकमात्र ऐसी चीज है, इसका जितना ज्यादा आप यूज करोगे ये उतना ज्यादा तेज होता है। तो इसको हमसे कह रहे हैं कि इसका मान क्या होगा। तो देखो कितने बार है, 1 2 3 4 5 बार है। तो आपको क्या करना है, 4 का मल्टीपल 1 2 3 4 5 से कर देना है, ठीक है। जितने बार है 4 है तो 4 लिखना है बाहर, और 5 बार है तो 1 2 3 4 5 करके इसका मल्टीपल से कर देना है। बेस्ट कोई भी संख्या दे सकता है, यहाँ पर 4 3 3 दे सकता है तो 3 ले लेना है। जितने बार दे रखा है उतने यहाँ पे लिख के मल्टीपल कर देना है, ठीक है, छुट्टी एकदम। तो 4 से मल्टीपल करें, 4 पन्ना 20, 2 बचेगा, 4 चौक 16 2 8 1 बचेगा, 4 के 12 और 1 13 1 बचेगा, 4 दूनी 8 और 1 9 और 4 1 4। तो 49,380 ऑप्शन बी वाला क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यही ऐसे दे रखा होता 7 प्लस के 7 7 प्लस के 7 7 7 प्लस के 7 7 7 प्लस के 7 7 7 7 7, तो क्या करते, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, तो यहाँ से हम 7 बाहर लेते और 1 2 3 4 5 और मल्टीपल करके अपना आंसर निकालते। समझ रहे हो। अभी ऐसे कोई क्वेश्चन मिल जाएगा तो सोचने की जरूरत नहीं है, तुरंत ऐसे करके आंसर को क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर टिक करके आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए, फुटबॉल खेलने वाले छात्रों और बास्केटबॉल खेलने वाले छात्रों का अनुपात ज्ञात कीजिए। 120 छात्रों का सर्वेक्षण है, ठीक है। तो देखो फुटबॉल और बास्केटबॉल दोनों खेलने वाले 25 हैं, केवल फुटबॉल खेलने वाले 45 हैं, और केवल बास्केटबॉल खेलने वाले 35 हैं, और ना खेलने वालों से हमें कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। हमसे जो पूछा है इतना काफी हमारे लिए। तो हमने ये बनाया एक डायग्राम। तो हमने कहा कि इनको फुटबॉल मान लेते हैं और इनको बास्केटबॉल मान लेते हैं, ठीक है। तो दोनों खेलने वाले 25 हैं तो यहाँ पर हम 25 रखेंगे, केवल फुटबॉल खेलने वाले 45 हैं, यहाँ 45 रखेंगे, केवल बास्केटबॉल खेलने वाले 35 है तो 35 रखेंगे। अब फुटबॉल खेलने वाले टोटल कितने आ जाएंगे, फुटबॉल खेलने वाले इन दोनों को ऐड करेंगे तो 70 आ जाएंगे, और बास्केटबॉल खेलने वाला टोटल इन दोनों को ऐड करेंगे तो 60 आ जाएंगे। रेशियो इनका निकालेंगे तो 0 से 0 और 7:6, ये क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1 मिनट रुकेंगे आप लोग। टीना और मीरा ने क्रमशः 1 लाख रुपए और 80,000 रुपए से एक व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने बाद मीरा ने 40,000 रुपए का निवेश किया और टीना ने 20,000 रुपए निकाल लिए। 1 वर्ष बाद लाभ का अनुपात क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो टीना है और मीरा है जिसने 1 लाख रुपए और 80,000 रुपए का एक व्यवसाय शुरू किया है लगा करके, ठीक है ना। तो यहाँ से हम 4 जीरो उड़ा सकते हैं, यहाँ से हमने 4 जीरो उड़ाए, यहाँ से 4 जीरो उड़ाए, यहाँ से भी 4 जीरो उड़ाए और यहाँ से भी 4 जीरो उड़ाए। 2 से काट सकते हैं अब, 2 1 2, 2 दूनी 4, 1 वर्ष के लिए, ठीक है ना टोटल। तो 2 दूनी 4 ये आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा टीना और यहाँ पे लिखा मैंने मीरा। तो टीना ने पहले लगाए हैं 5 रुपए 6 महीने के लिए, ठीक है ना, और इसने लगाए हैं 4 रुपए पहले 6 महीने के लिए। फिर 6 महीने के बाद मीरा ने 2 रुपए का निवेश किया है। मीरा ने 2 रुपए का निवेश किया तो 6 रुपए हो जाएंगे अगले 6 महीने के लिए, और टीना ने 1 रुपए निकाल लिया है तो 4 रुपए हो जाएंगे अगले 6 महीने के लिए। ये कितना आ गया टोटल भाई, ये आ गया 30 और ये आ गया कितना 6 चौक 24, मिलाएंगे कितना आ जाएगा 54, ठीक है ना। ऐड करेंगे इन दोनों को तो 54 आ जाएगा। आज सच में मेरा दिमाग थोड़ा सा हिला हुआ है, मैं कुछ और बोलना चाह रही हूँ और मुझसे कुछ और निकल रहा है, तो समझ जाना, ठीक है ना। इधर
इसको करेंगे 6 चौक 24 इधर आ जाएगा और इधर 36 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 50 और ये टोटल 60 आ जाएगा। तो हमसे कहा जा रहा है लाभ का अनुपात क्या होगा, तो जिस रेशियो में हमने पैसा लगाया है उसी रेशियो में हमें प्रॉफिट भी बटेगा। लेकिन टाइम भी मैटर करता है, तो टाइम इक्वल है दोनों के लिए, ठीक है ना। तो फिर जहाँ पैसे है और जितना टाइम के लिए लगाए उनका मल्टीपल करेंगे, ऐड करके जो रेशियो बनेगा उसी रेशियो में प्रॉफिट बटेगा। तो इसको किससे काट दें हम, 6 से काट दें। 6 नेम 54 और 6 की दाई 60। तो ये 9 और 10 के रेशियो में इनका पैसा बढ़ जाएगा, टीना और किसको, मीरा को। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। प्रबंधन के लिए नहीं, यहाँ से भाई ए ने 2000 रुपए 20,000 रुपए ए ने 20,000 रुपए और बी ने 30,000 रुपए का निवेश किया। प्रबंधन के लिए ए को अतिरिक्त 20% हिस्सा मिला, कुल लाभ 60,000 रुपए है, ए का हिस्सा क्या है ये हमसे कहा जा रहा है, ठीक है। टाइम क्या है, इक्वल है। अब मैं यहाँ से क्या कर सकती हूँ, यहाँ से 2 जीरो उड़ा दिए, यहाँ से 3 जीरो उड़ा दिए, ठीक है ना। तो यहाँ से ए और बी को जो लाभ का रेशियो मिलेगा वो होगा 2:3, ठीक है। कितना होगा, 2:3 होगा। लेकिन ए को प्रबंधन के लिए लाभ का 20% भी मिलेगा अतिरिक्त, ठीक है ना। तो पहले 60,000 का 20% ए को दे देते हैं। 60,000 का 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 12,000 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 12,000। अब जो बचेगा, अब 12,000 मैंने निकाल दिया तो बचेगा कितना, 48,000 बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा, 48,000 बचेगा। अगर हम इसका 20% 12,000 निकाल के अपने ए को दे देंगे यहाँ पर पहले, तो फिर कितना बचेगा, 48,000 बचेगा। इस 48,000 को इन दोनों में बांटना है। इन दोनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5, ठीक है। तो ए को कितना चाहिए, 2। यहां से मैं 2 की वैल्यू निकालूंगी, 5 बटे रखे, ठीक है। 5 से काटूंगी 20 बार जाएगा, और 48 दूनी 96, 96 दूनी 9 दूनी 18 और 6 दूनी 12, 192, 19,200 ये आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 19,200। तो 12,000 प्लस का 19,200 ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 0 0 2 9 2 11 का 1 हाथ लेंगे, 1 आ जाएगा। तो 31,200 रुपए ए को मिलेगा, ठीक है। 31,200 रुपए, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। देखो हमने क्या करा, पहले टोटल लाभ 60,000 था, हमसे कहा गया कि ए को प्रबंधन के लिए अतिरिक्त 20% देना होगा। तो हमने 60,000 से पहले 20% ए को दिया, 12,000 रुपए। इसको 12,000 रुपए ये एक्स्ट्रा मिला। फिर जो बचा 60,000 में से 12,000 माइनस करें तो 48,000 बचा। 48,000 को हमें इन दोनों में बराबर बराबर बांटना था। अब इस भाई का हमसे पूछा नहीं था तो हमने इस भाई का निकाला नहीं है। पता नहीं कि बहन है कि भाई है, बट भाई बोल रहे हैं हम, ठीक है। तो ए को फिर हमने क्या करा, इसमें से ए का हिस्सा निकाला। इस ए को हमारा 2-3 का रेशो तो 2 मिलेगा, ठीक है ना। टोटल 5 है तो 2/5 ए को मिलेगा हिस्सा। तो इसका हमने 2/5 निकाला, 19,200 आया। तो 12,000 में 19,200 ऐड करोगे तो 31,200 टोटल बनेगा। चलिए देखिए, एक बल्लेबाज का औसत 40 है, वो अपनी अगली पारी में 88 रन बनाता है और उसका औसत 43 हो जाता है। इससे पहले खेली गई पारियों की संख्या ज्ञात कीजिए, हमसे कहा जा रहा है। एक बल्लेबाज का औसत 40 है, अपनी अगली पारी में उसने 88 रन बनाए हैं, उससे उसका औसत 43 हो गया है। तो पहले खेली गई पारियों की संख्या हमसे पूछी है। तो पहले खेली गई पारी की संख्या में n मान लेती हूँ। तो टोटल रन कितने आ जाएंगे, 40n आ जाएंगे, ठीक है ना। एवरेज इंटू कुल पारियों की संख्या इक्वल टू टोटल रन, तो 40n आ जाएंगे। अगली पारी में उसने 88 रन बनाए हैं, तो प्लस के 88 कर दो तो किसके बराबर होंगे, अगली पारी में n प्लस के 1 इंटू का एवरेज कितना हो गया, 43, इसके बराबर ये हो जाएगा, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे, ये 43n आएगा, ये 40n है, इधर जाएगा तो 3n बचेगा हमारे पास केवल, ठीक है ना। ये 88 है, इसे मल्टीपल करेंगे 43 आएगा, 88 में से 43 जाएगा तो 45 बचेगा हमारे पास। तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 1 3 और 5 15, मतलब कि शुरुआत में उसने 15 पारियां खेली है। तो पहले खेली गई पारियों की संख्या 15 होगी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बेसिक से हमने करा है बिल्कुल, तो एक लाइन का बेसिक था, तो ट्रिक लगाने की आवश्यकता उसमें नहीं है, ठीक है। 13 संख्याओं का औसत 70 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 60 है। 13 संख्याओं का औसत 70 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 60 है, अगली 5 संख्याओं का औसत कितना है भाई, पहली 5 संख्याओं के औसत से 25% अधिक है, ठीक है ना। 11वीं संख्या 13वीं संख्या से 6 कम है और 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 4 अधिक है। 11वीं और 12वीं संख्याओं का औसत क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। तो देखो पहले इधर जगह कम है, यहाँ पे ले ले। 13 संख्याओं का औसत हमें 70 दे रखा है, ठीक है ना। कितना दे रखा है, 70। और पहली 5 संख्याओं का औसत हमें कितना दे रखा है, 60 दे रखा है, ठीक है। और अगली जो 5 संख्याएं हैं, अगली 5 संख्याओं का औसत
पहली 5 संख्याओं के औसत से 25% अधिक है। अगर 25% अधिक है, इसका 25% में निकालू तो 15 आएगा, 15 ऐड करूंगी तो 75। इसका मतलब इनका औसत कितना आ जाएगा, 75। इसको हटा दे। अब देखो, अब मैंने कहा कि ये तो 10 संख्याएं हो गई, अब संख्याएं कितनी बचेंगी हमारे पास में, 3 संख्याएं बचेंगी। ठीक है, कितनी बचेंगी, 3 संख्याएं बचेंगी। जो 3 नंबर बचेंगे उनका सम कितना आएगा, 3 इंटू का, अब मैं प्रत्येक संख्या को अगर 70-70 मान लू, क्योंकि एवरेज 70 दे रखा है सभी का, तो 3 इंटू का 70 तो होंगी, प्लस माइनस का यहाँ पे जितना रहेगा। अब यहाँ पे कितना कम है 70 से, तो आप कहेंगे कि 10 कम है, और यहाँ पे कितना ज्यादा है 70 से, आप कहेंगे 5 ज्यादा है। तो यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ पे डिफरेंस ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ माइनस का 5 आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये वाली संख्याओं का यहाँ पर रह गया है, इनसे यहाँ पर लेना है। ठीक है, तो 5 का मल्टीपल करेंगे, 25 हम यहाँ पर ऐड करेंगे। ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, 85 आ जाएगा। 25 हमने ऐड करा, मैं सही जा रही हूँ ना। 13 संख्याओं का औसत 70 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 60 है, और हाँ ठीक है, ये 85 क्यों आ जाएगा भाई, इसका मल्टीपल इससे करना है ना हमको। 7 या 21, मैंने गलत कर दिया, सच में मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है आज। तो 230, 235 ये आ जाएगा आपका 235। ठीक है, फिर भी मैं ध्यान रखूंगी, फिर भी कोई मिस्टेक अगर हो जाए तो उसके लिए सॉरी, मेरे को बता देना आप कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ये 235 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं लिखूं, ये 11वीं संख्या हो गई, ये 12वीं संख्या हो गई, और ये 13वीं संख्या हो गई। ठीक है, हमसे कहा जा रहा है कि 11वीं संख्या 13वीं संख्या से 6 कम है। अगर मैं इसको x मान लूं, अगर मैं 13वीं संख्या को x मान लूं, तो ये x माइनस के 6 हो जाएगी। ठीक है ना, और 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 4 अधिक है, तो ये x प्लस के 4 हो जाएगी। ओके, 11वीं और 12वीं संख्या का औसत हमसे पूछा है। 11वीं और 12वीं संख्या का औसत कितना होगा, 2x माइनस के 2 बट्टे 2। ठीक है ना, पहले तो पूरा ही निकालना पड़ेगा मेरे को। 3x माइनस के 2, 3x माइनस के 2 बराबर कितना आ जाएगा, इनको ऐड करके 3x माइनस 2 आएगा, बराबर 235। ठीक है ना, तो 2 इधर जाएगा, तो 237 आ जाएगा, और x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से x बराबर आ जाएगा 7 21, 21 के बाद 2 बचेगा, और यहाँ पर 7 बचेगा, और यह 3 निम 27, 79 आ जाएगा। x बराबर का 79 है। इन दोनों का एवरेज मेरे से पूछा है, कितना आ जाएगा, 2x माइनस के 2 बट्टे 2 ये आ जाएगा। ठीक है, एवरेज x बराबर अगर इतना है हमारे पास, इससे मैं काट दूं तो ये कट जाएगा, x माइनस के 1 केवल एवरेज बचेगा, तो यहाँ से मैं 1 और माइनस कर दूं तो मेरे पास 78 आएगा, और 78 ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? यहाँ थोड़ी सी खिचड़ी सी बन गई है ना, इसको थोड़ा सही कर देते हैं। चलिए, खिचड़ी तो हटानी पड़ेगी भाई, क्योंकि आप लोगों को समझ में नहीं आएंगी वो फिर चीजें। यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा कि ये हमने सम निकाल दिया। ठीक है ना, यहाँ के बाद थोड़ी आपको दिक्कत हुई होगी, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ। यहाँ पे था हमारा x माइनस के 4। ठीक है, ये था। अब मेरे से पूछा 11वीं और 12वीं संख्या का एवरेज। मैंने कहा कि ये इतना है, तो यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाली, कितनी आई, 79 आई। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, 79 आई। ठीक है, अब मैं 11वीं और 12वीं संख्या का एवरेज निकालू। मैं इन दोनों संख्याओं का अगर एवरेज निकालू तो दोनों को ऐड करूंगी, कितना आएगा, प्लस का आएगा। ठीक है ना, कितना आएगा ये हमारे पास में, ये आएगा 2x माइनस के 2 बट्टे 2 आ जाएगा एवरेज। इसको सॉल्व करूंगी तो 2 से 2 कटेगा ये, और ये x माइनस के 1 बचेगा, इक्वल टू x की वैल्यू 79 है, और इसमें से 1 माइनस करेंगे तो 78 आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि अब आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। 78 क्या होगा, आपका आंसर होगा। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आंसर। अभी तो देखो क्लियर सॉल्व करा है मैंने, यहाँ से आपको सब निकालना पड़ेगा, फिर इधर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, अगर आप ऐसे नहीं निकाल पा रहे हैं, ये जो मैंने कम ज्यादा करके करा है, तो आपने पूरा यहाँ से इसका मल्टीपल करके यहाँ सॉल्व करना है, इससे मल्टीपल करके यहाँ सॉल्व करना है, इसका मल्टीपल करके यहाँ सॉल्व करना है, फिर इन दोनों को ऐड करके इसमें से घटा देना है, फिर 3 संख्याओं का सम आ जाएगा 235। ठीक है, चलिए, एक चुनाव में 80% योग्य मतदाताओं ने अपने मत डाले। 80% योग्य मतदाताओं ने अपने मत डाले हैं। इसमें से 5% मत अमान्य घोषित कर दिए गए। यदि विजयी उम्मीदवार को 11,400 वोट मिले, जो कुल वैध वोटों का 60% था, तो उस चुनाव में पंजीकृत योग्य मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी। देखो, पंजीकृत मतदाताओं की संख्या तो 100% होगी। ठीक है ना, तो मैंने लिखा कि 100x होगी टोटल। अब इसमें से 80% योग्य मतदाताओं ने अपने मत डाले हैं, 80% डाल दिया भाई। ठीक है ना,
अब इसका 5% मत अमान्य घोषित हो गए हैं तो 95% बचेगा भाई, ठीक है ना। ओके, अब हमसे कहा गया है कि यदि विजयी उम्मीदवार को 11,400 वोट मिले जो कुल वैध वोटों का 60% था, वैध वोट हमारे पास कितने बचे हैं, इसका 60% क्या है हमारे पास में 11,400 है, इसे सॉल्व करना है। इसकी वैल्यू हमें चाहिए तो इसे छेड़ना नहीं है, ठीक है ना। 100x की वैल्यू हमें चाहिए, इसे नहीं छेड़ना है, पूरा इसको सॉल्व करना है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 0 0 से पूरा 100 ये उड़ा देंगे। उसके बाद क्या कर सकते हैं, 19 पंजू 95 और 19 छिक्के 114, ठीक है ना, ये हमने काट दिया। फिर क्या कर सकते हैं, फिर हम 5 से इसको काट सकते हैं, 5 से काटेंगे 12 बाद जाएगा 120 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर 8 से काट सकते हैं इसको हम, 8 1 8 8 5 40 और ये चुपका सकते हैं 0 0 0, ठीक है। गलत तो कर दिया हमने कहीं, तो गलत हो गया हमसे, फिर से गलत हो। अच्छा ये 6 भी बचा हुआ है ना अभी हमारे पास में, 6 भी बचा हुआ है भाई हमारे पास में अभी, तो ये 4 0 है, यहाँ पर 4 0 लगा दो और 6 से और काट दो इसको, ठीक है। 6 से काटेंगे तो 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, ये 3 0 बचेंगे, 25,000 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 25,000, ये आपका आंसर होगा। ओके, तो 100x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 100x की वैल्यू आ जाएगी 25,000, ये क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना आज के लिए माफी चाहते हैं, सच में भी मतलब कुछ हो रहा है अंदर। किसी राशि पर 16% वार्षिक की दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 1270 रुपए है, उसी राशि उसी दर और उसी अवधि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखो वैसे सॉल्व करोगे ना, 16% का 3 वर्षों के लिए रेशियो लोगे, फिर ये बनेगा 4/25 का मतलब होगा 25 से 29, फिर 25 का क्यों करोगे, 29 का क्यों करोगे, फिर उसका डिफरेंस निकाल के इसके बराबर रखोगे तो पगला जाओगे। तो आपने क्या करना है, कभी कभी हमें सक्सेसिव की जरूरत होती है तो आपने सक्सेसिव लगा देना है, ठीक है। तो जब 16% पे सक्सेसिव लगाओगे 3 साल के लिए, तो पहले 2 साल का कितना आएगा, 16 दूनी 32 प्लस का 16 का स्क्वायर 256, तो 2.56 पहले 2 साल का ही बनेगा, ठीक है। तो पहले 2 साल का 32 34.56 बनेगा, ठीक है। पहले 2 साल का, पहले 2 साल का ये है 34.56 याद रखेंगे हम, ठीक है ना। यहाँ मैंने लिखा 34.56, ठीक है ना। अब 1 साल का और ऐड करना है तो 16 में इसमें ऐड करूंगी पहले, ठीक है ना, 0 0 मल्टीपल बाद में करेंगे तो 6 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 10 का 0 कैरी लेंगे 1 आ जाएगा, 4 और 1 5 आ जाएगा, 50.56 आ गया, ठीक है। अब सक्सेसिव लगा रहे हैं तो 16 इससे मल्टीपल भी करना पड़ेगा, किससे, 16 से, और बट्टे में 100 भी रखना पड़ेगा। इधर लिख लूं मैं इसको 50.56 को मैंने इधर लिख लिया और इसको हम मल्टीपल करके इसमें हमें भी इसको ऐड भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने मल्टीपल करा, 16 पंजो 80 16 छिके 96 कैरी लेंगे 9 आ जाएगा, 16 पंजो 80 कैरी लेंगे 8 आ जाएगा, ठीक है। 16 चौका 64 और 8 कितना होगा भाई 72, ठीक है ना। कैरी लेंगे आपका कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, 16 तिया 48, 48 और 7 कितना होगा भाई 52, ठीक है ना। अब पॉइंट लगेगा 4 संख्याओं के बाद, क्योंकि 2 के बाद तो यहाँ पर है, तो ये आपका आ जाएगा। कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गई, मिस्टेक तो हो गई बाबा। 16 छिक्के 96 कैरी लेंगे 9 आ जाएगा, 16 पंजू 80 और 9 89 कैरी लेंगे 8 आ जाएगा, ठीक है, 9 लिखेंगे। फिर 16 चौका 64 64 प्लस का 8 अट्ठो 64 8 ने 72, ठीक है, 2 आ जाएगा, कैरी लेंगे 7 आ जाएगा, ठीक है ना। 16 का 16 16 16 थी 48 48 प्लस के 7 करेंगे तो यहाँ पर 55 आएगा बेटा, 52 नहीं आएगा। कहाँ जा रहे हैं, वही मैं कह रही थी, यहाँ 55 आएगा, ठीक है ना। यहाँ हम लिखेंगे कितना आ जाएगा 55 और यहाँ पर ये पॉइंट लगेगा। अब ठीक है, ये अब ठीक है, एकदम मस्त, ठीक है, झकास। अब इसे मुझे इसमें प्लस करना है इसमें, ठीक है ना। यहाँ पर 5.5296 सबको हटा दें, ये मैंने तीनों पे सक्सेसिव लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लगाया इसको, तो अगर मैं इसको ऐड करूं तो ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 10 का 0 कर लेंगे 1 आ जाएगा, 6 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। तो लगभग अप्रोक्सीमेट हम इसको 50-60% मान सकते हैं, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेट में लेके चल रहे हैं। तो मैंने कहा कि अगर मैंने पूरे पे 3 साल पे सक्सेसिव लगाया यहाँ पे, तो मेरे को कितना मिला 56% लगभग मेरे को मिला ये, ठीक है। मैंने कितना लिखा इसको, मैंने लिखा 56%। अब देखो हमारा आंसर थोड़ा दूर है, ठीक है, तो गड़बड़ होने की चांस नहीं है। अब मैंने कहा कि 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज अगर 1270 है तो
ऐसा ही इससे ज्यादा तो नहीं होगा, कम ही होगा, तो ज्यादा वाले ऑप्शन तो अपने आप से हट गए, 1500 2000 अपने आप से चले गए। ठीक है, 2 ऑप्शन बचे मेरे पास। अब मैं 3 साल का साधारण ब्याज निकालूंगी उसी तरह से उसी अवधि के लिए, तो 16 तिया 48% बनेगा। ठीक है, कितना बनेगा? 48%। तो मैंने कहा कि 56% की वैल्यू अगर मुझे 1270 दे रखी है तो यहाँ पर कितना कम है ये? तो आप कहेंगे कि ये कम है आपका कितना? 6 और 2 8%। कितना कम है? 8% कम है। तो मैंने कहा 8% की वैल्यू मैं निकाल लेती हूँ और इसमें से माइनस कर देती हूँ। तो ये इसका कितना गुना है? 1/7 गुना है। 7 8 56 होता है, तो उधर भी हम क्या कर देंगे? 1/7 गुना कर देंगे। 7 से काटेंगे, 7 1 7, 5 बचेगा, 7 8 56, फिर उसके बाद 1 बचेगा, फिर 7 1 7, लगभग पॉइंट में जाएगा। वो पॉइंट में हमें नहीं लेना है, ठीक है ना। पॉइंट के बाद कुछ कुछ चलेगा, उससे मतलब नहीं है। हम 181 ही इसमें से माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें से मैं माइनस करूँ 10 में, यहाँ पे 10 में से 1 जाएगा 9 आ जाएगा। यहाँ 6 में से 1, यहाँ पर 6 में से, यहाँ कह रहे 16 में से 8 जाएंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ 1 में से 1 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। नहीं, यहाँ पे बचेगा। भैया मेरा दिमाग सच में काम नहीं कर रहा है, काम से दिमाग से काम लो। इधर आएगा, ऐसे आएगा और फिर ऐसे आएगा। ठीक है, तो मैंने कहा कि यहाँ पर आपका 9 आ जाएगा, 16 में से 8 जाएंगे, 8 बचेगा, और यहाँ पर आपका 1 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0 आ जाएगा। ठीक है, और ये आपका ये आ जाएगा 1089। ठीक है, तो 1089 नहीं 1088 के आसपास हम जाएंगे, ये वाला आपका आंसर होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर पॉइंट हटा दिया था। यहाँ से हमने पॉइंट हटा दिया था ना, ये आ रहा था हमारा 56.0 कुछ % आ रहा था शायद, है ना, तो वो हमने हटा दिया था, तो इसकी वजह से हमारा थोड़ा सा अंतर आया, तो वो हमें समझना है। ठीक है ना, इसे हटा देंगे। चलिए आगे चले। किसी राशि पर 18% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 2862 रुपए है, मूलधन ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। किसी राशि पर 18% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 2862 रुपए है, मूलधन ज्ञात कीजिए, ये हमसे पूछा है। अब देखो 18% से 1.5 वर्ष के लिए, तो 1 साल के लिए तो पूरा 18% होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है ना, और आधे साल के लिए कितना होगा? इसका आधा कर देंगे तो 9% होगा। ठीक है ना, तो चक्रवृद्धि ब्याज मुझे कितना दे रखा है? 2856 दे रखा है। अगर मैं इस पर सक्सेसिव लगा लूं तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 27 प्लस का 18 निम्मा 162 बट्टे 100 है, तो यहाँ पे पॉइंट। ठीक है ना, तो ये 28.62 आ जाएगा। 28.62% बराबर मुझे कितना दे रखा है? 2862 ही दे रखा है। मैंने इस पर सक्सेसिव लगा दिया। सक्सेसिव लगाना तो आपको आता है ना। देखो ये क्लास है ना उन्हीं के लिए जिनका बेसिक पूरा क्लियर है, जिन्होंने बैच पूरा कर रखा है। नए बच्चे समझ नहीं पाएंगे, तो आपने पहले क्या करना है? चीजों को पढ़ना है। ठीक है, जब तक मैं बैच स्टार्ट नहीं कर रही हूँ तब तक पुराना बैच से पढ़ लो या किसी भी टीचर से पढ़ लो। ओके, जब मैं बैच स्टार्ट करूंगी तो फिर मैं पहले बैच की चीजें कराया करूंगी, उसके लास्ट में मिक्स प्रैक्टिस कराया करूंगी। ठीक है, ऐसे कराऊंगी। फिर कुछ टाइम लगेगा मेरे को एडजस्ट करने में चीजें, फिर उसके बाद कराएंगे। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका? इसके बराबर इतना आ गया। देखो मैं सक्सेसिव लगा के बता देती हूँ आपको कैसे लगेगा। एक बार ये मैंने इतना लिखा, अब मेरे को इस पर सक्सेसिव लगाना है, तो 18 प्लस के 9 प्लस के 18 इंटू 9/100। इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो आपको ये 28.62% मिलेगा। ठीक है, इसकी वैल्यू आपने ये रख दी, यहाँ पर रख देती हूँ मैं दलील। तो मैंने कहा कि 28.62% बराबर मेरे को 2862 दे रखा है, तो 100% बराबर कितना आ जाएगा भाई? पॉइंट है, 00 आएगा और इससे पूरा कट जाएगा और यहाँ 100 आ जाएगा। ठीक है, तो 100 से 100 मल्टीपल करूंगी तो 10,000 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो मूलधन कितना होगा? 10,000 होगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक चाय विक्रेता ने 15 किलो दार्जिलिंग चाय 300 रुपए प्रति किलो के भाव से और 25 किलो असम चाय 240 रुपए प्रति किलो के भाव से खरीदी। उसने दोनों को मिला दिया। बाजार भाव में मामूली गिरावट के कारण उसे पूरा मिश्रण 260 रुपए प्रति किलो के भाव से बेचना पड़ा। उसका कुल लाभ या हानि क्या है? तो देखो सीपी की बात करें तो 15 किलो 300 के हिसाब से, तो 15 तिया 4500 रुपए में, प्लस का 25 किलो इसके हिसाब से, तो ये कितना आ जाएगा? 24 जीरो लिखेंगे, 24 पंजे 120, फिर जीरो आ जाएगा, कैरी लेंगे 12, फिर 24 दूनी 48, 48 और 12 कितना होगा? 60, 6000 ये आ जाएगा। ठीक है ना, 6000 ये आ गया हमारे पास। तो टोटल जो सीपी आएगा वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 10,500 रुपए। ठीक है, एसपी की बात करें तो एसपी कितना आ जाएगा? टोटल जो चाय है वो कितनी है? 15 किलो और 25 किलो, मतलब कि
30 और 40 किलो, ठीक है। और टोटल एसपी कितना है, मतलब 1 किलो कितने 260 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से हमने बेचा है, ठीक है ना। तो टोटल एसपी 260 से मल्टीपल कर देंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 0 0 4 छिक्का 24 कैरी लेंगे 2 आ जाएगा, 4 दूनी 8 और 2 10 आ जाएगा। तो 10,400 रुपए की हमने बेची है और 10,500 रुपए की हमने खरीदी थी। तो हमें क्या होगा, हमें होगा लॉस कितने रुपए का, 100 रुपए का। तो 100 रुपए का लॉस होगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 75 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 का है। 75 लीटर का एक मिश्रण है, इसमें अनुपात 3:2 का है। यदि इस मिश्रण से 15 लीटर दूध निकालकर, इस मिश्रण से 15 लीटर दूध निकालकर उसके स्थान पर 10 लीटर शुद्ध दूध मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध और पानी का नया अनुपात क्या होगा। अब देखो, इस मिश्रण से 15 लीटर केवल दूध नहीं निकाल सकते। एक बार आपने कोई चीज मिला दी तो आप लाख जतन कर लो, पूरा अपना खून पसीना एक कर दो, पगला जाओ, लेकिन चीजों को अलग नहीं कर सकते, ठीक है। एक बार आपने दूध में पानी मिला दिया तो मिला दिया, चाहे कोई भाभी, चाहे कोई चाची, चाहे कोई भी आपका, चाहे कितना भी प्यारा है, और आपके अंदर से एकदम से हुड़की आ रही है कि मुझे इसको पानी नहीं देना है, केवल दूध देना है, वो पॉसिबल नहीं है। आपको उसे पानी मिला हुआ दूध ही देना पड़ेगा, क्योंकि आपने पहले उसमें मिला दिया और अब कोई चारा नहीं है कि आप उसे अलग कर पाए, ठीक है। तो यहाँ आएंगे, तो भाई ने पहले ही पानी मिला दिया उसमें, तो पानी मिला हुआ पहले 15 लीटर निकाल देंगे। तो 15 लीटर निकाल देंगे पानी मिला हुआ, तो हमारे पास बचेगा कितना भाई, 15 माइनस कर देंगे तो 60 लीटर बचेगा। अब इस 60 लीटर को जो बचा है वो भी सेम रेशियो में ही बचेगा, ठीक है। मिल्क और वाटर किस रेशियो में है, 3:2 के रेशियो में है। 60 है, 12 3 36 और 12 दूनी 24, ठीक है। ये पानी होगा और ये मिल्क होगा। अब 10 लीटर शुद्ध दूध मिला दिया जाता है इसमें, 10 लीटर शुद्ध दूध इसमें मिला दिया इसके बाद में, तो ये कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा, और ये तो 24 ही रहेगा, ठीक है। अब इसे रेशियो में तोड़ दो, ये हमसे कह रहे हैं रेशियो में तोड़ेंगे तो ये तो 23 आ जाएगा और ये आपका 12 आ जाएगा। तो 23 12 का नया रेशियो बनेगा। तो इसलिए कहते हैं कि अगर कोई चीज मिला रहे हो और आपको अपने किसी प्रियजन को शुद्ध चीज देनी है तो मिलाने से पहले इसे अलग करके रख दो, ठीक है। बाद में नहीं तो आप अपनी किडनी गुर्दे फेफड़े पूरे निकाल के बाहर रख दोगे, तब भी उसे अलग नहीं कर पाओगे। ए 2 निर्दिष्ट स्टेशनों के बीच रेल पटरी बिछाने में 16 दिन लेता है, जबकि बी यही काम 12 दिनों में पूरा कर सकता है। सी की सहायता से वे यह काम मात्र 4 दिनों में कर लेते हैं। सी को यह काम अकेले पूरा करने में कितना समय लगेगा। ए भाई है अपना जो 16 दिन में कर लेता है, बी है अपना भाई जो 12 दिन में कर लेता है, और ए बी सी जब सी के साथ मिल जाते हैं, ए बी जब सी के साथ मिल जाते हैं तो तीनों लोग 4 दिन में उस काम को निपटा देते हैं। तो इनका एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। तो 16 3 48, 12 चौक 48 और 4 से काटेंगे तो 12। इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। तो केवल सी की एफिशिएंसी 12 माइनस के 7 = 5 आ जाएगी। तो सी को अकेले वही काम पूरा करने में कितना दिन लगेगा। तो 5 से इसको काटेंगे, 5 9 45 और 5 6 30, 9.6 डेज लगेगा। और 9.6 डेज का मतलब होगा 9 सही 3/5, ठीक है ना। 5 9 45 के बाद में 3 बचेगा तो 9 सही 3/5 दिन। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको ऐसे एकदम से चुपका के आ जाना है। चावल की 3 किस्मों जिनके मूल्य 40 रुपए प्रति किलोग्राम, 50 रुपए प्रति किलोग्राम में तीसरा अज्ञात मूल्य है को 2 3 5 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि परिणामी मिश्रण को 55 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचा जाता है तो क्रय मूल्य पर 10% का लाभ होता है। चावल की तीसरी किस्म का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या है, ये हमसे पूछा जा रहा है। अब देखो, हमसे कहा गया है कि परिणामी मिश्रण को 55 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचा जाता है तो क्रय मूल्य पर 10% का लाभ होता है। सबसे पहले मैंने पहली किस्म का चावल लिखा, दूसरी किस्म का लिखा और मैंने तीसरी किस्म का लिखा, ठीक है ना। वैसे मैंने चावल खाना छोड़ दिया है बट फिर भी मेरे को लिखना पड़ेगा। बट चावल पढ़ के मेरे को चावल खाने का याद आ रहा है, पर मैं क्या करूं, मैं नहीं खा सकती चावल, मैं चावल नहीं खा सकती भाई। तो ये 40 रुपए प्रति किलोग्राम पहला वाला, और दूसरा वाला 50 रुपए प्रति किलोग्राम, और तीसरा वाला कितना है भाई, तीसरा वाला अज्ञात है, उसका पता ही नहीं है भाई कितने रुपए में खरीदा है उसने 1 किलो, ठीक है। बट इनका जो दे रखा है इसके अनुपात में मिलाया जाता है। ये 2 किलो लिया जाता है, ये 3 किलो लिया जाता है और ये 5 किलो ले लिया जाता है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे मान लेते हैं हम, क्या दिक्कत है मानने में। तो हमने कहा टोटल मूल्य कितना आ जाएगा, ये 80 आ जाएगा और ये 150 आ जाएगा और ये 5x आ जाएगा। टोटल जो सीपी आएगा वो ये आ जाएगा, ठीक है।
तो हमने कहा कि इसको इसमें मिला दे तो 230 प्लस का 5x, ठीक है। ये कितना आ जाएगा टोटल, 230 प्लस का 5x टोटल सीपी आ जाएगा, ठीक है, 230 प्लस का 5x। अब हमसे ये कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि 55 रुपए प्रति किलोग्राम बेच करके मिश्रण को उस पर 10% का प्रॉफिट कमाया जाता है। तो मैंने कहा कि 230 प्लस का 5x पर 10% का प्रॉफिट कमाते हुए उसे कितने में बेच दिया, 55 रुपए प्रति किलोग्राम, 1 किलो का है तो टोटल कितना हमारे पास 10 किलो है, तो 10 से हमने यहाँ पर मल्टीपल कर दिया, ठीक है, टोटल एसपी आ जाएगा हमारा। अब इसको मैं सॉल्व करूं तो 0 से 0 टपका देंगे, 11 पन्ना 55, और ये इधर जाएगा तो 500 हो जाएगा, 230 इधर जाएगा तो 5x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 270 आ जाएगा। x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 55 25 और 5 चौक 20, 54 रुपए प्रति किलोग्राम होगा तीसरी किस्म का चावल। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? चलिए, समझ में आना चाहिए एकदम से। एक व्यक्ति शहर ए से शहर बी तक यात्रा करता है। यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है तो वह 1 घंटा पहले पहुंच जाता है। यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 50 किलोमीटर प्रति घंटा से करता है तो 1 घंटा पहले पहुंचता है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है तो 1 घंटा देरी से पहुंचता है। शहर ए और बी के बीच की दूरी हमको बतानी है। जब भी अपना भाई 1 घंटा लेट या 1 घंटा देरी से पहुंचे तो हमें क्या करना है, दूरी बराबर स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 बट्टे दोनों स्पीड का डिफरेंस इंटू का टाइम, ठीक है। तो यहाँ से जो डिस्टेंस निकलेगी वो कितनी आ जाएगी, स्पीड 1 इंटू का स्पीड 2 बट्टे दोनों स्पीड का डिफरेंस जो भी बड़ी होगी उसमें से घटा देंगे। मैंने S1 माइनस का S2 लिख दिया, आप अपने हिसाब से लिख लेना, ठीक है, जो भी बड़ी होगी वो लिखना है, ठीक है। तो हमारे पास S1 ही बड़ी है इसलिए यहाँ पे सही बैठ जाएगा। अगर S2 बड़ी होती तो S2 में से S1 घटाते, इंटू का क्या आ जाएगा, टाइम, ठीक है। अब टाइम को ध्यान रखना है, यहाँ तो घंटे में दे रखा है तो चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्पीड भी घंटे में दे रखी है। अगर स्पीड घंटे में होती और टाइम मिनट में दे रखा होता तो फिर मुझे मिनट को घंटे में चेंज करना पड़ता, समझ रहे हो। तो ध्यान रखना छोटी छोटी चीजों का। तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी हमारे पास में, 50 इंटू का 30 बट्टे डिफरेंस करेंगे 20। 1 घंटा पहले पहुंचा है और 1 घंटा देरी से पहुंचा है अपने भाई, तो जो टाइम का डिफरेंस आएगा वो कितने का आएगा, 2 का आएगा। पहले पहुंचा देरी से पहुंचा ऐड करेंगे, दोनों जगह लेट पहुंचा डिफरेंस लेंगे, दोनों जगह जल्दी पहुंच गया तो डिफरेंस लेंगे, एक बार जल्दी पहुंचा एक बार लेट पहुंचा तो ऐड करेंगे। तो अपना भाई क्या है, एक बार जल्दी पहुंचा है एक बार लेट पहुंचा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इससे इसको 10 बार काटेंगे, एक 0 से 0 उड़ाएंगे, फिर कितना आ जाएगा ये 150। तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी होगी, 150। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ए एक दीवार को 8 दिनों में बना सकता है जबकि बी उसे 3 दिनों में तोड़ सकता है, ठीक है। बिगाड़ने वाला हमेशा काम को फास्ट बिगाड़ देता है। बनाने में हमें टाइम लगता है बट बिगाड़ने वाला तुड़म तुड़म करके 2 मिनट में बिगाड़ के भाग लेता है। तो ए जो है एक दीवार को 8 दिन में बनाता है और बी 3 दिन में उसको तोड़ देता है। कितना बदमाश इंसान है बताओ। ए 4 दिन काम किया और फिर ए के 4 दिन करने के बाद और फिर बी ने ए के साथ केवल 2 दिन काम किया। ए अकेले दीवार के शेष भाग को कितने दिन में बना लेगा। तो मैंने कहा ये अपना ए भाई है, ये अपना बी भाई है। बी भाई थोड़ा सा नोटी है। ए जो है वो अकेला 8 दिन में बना लेता है और बी जो है वो अकेला 3 दिन में दीवार को तोड़ देता है। तो दीवार में टोटल काम होगा वो 8 या 24 होगा। ए की जो इफिशियंसी आएगी वो 3 आएगी और इस बी की इफिशियंसी कितनी आएगी, 8 आएगी। माइनस करेंगे क्योंकि तोड़ देता है, ठीक है। तो मैंने कहा कि ए ने अगर पहले ए ने 4 दिन काम करा है और फिर बी के साथ 2 दिन काम और करा है तो ए ने टोटल 6 दिन काम करा है। तो ए ने 6 दिन काम करा है तो टोटल 3 इंटू 6 मतलब कि इसने 18 काम कर लिया होगा, ठीक है ना। बट बी ने ए के साथ 2 दिन काम करा है तो बी ने 2 दिन में कितना काम तोड़ दिया होगा भाई, 8 इंटू के 2 मतलब कि 16 काम इसने तोड़ दिया होगा। तो बचेगा कितना, 2 काम बचेगा अपने पास, ठीक है। 2 काम इसमें से मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। मतलब 22 काम केवल ए को करना है। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है तो 3 से डिवाइड करेंगे। 7 पे 21 1/3, ठीक है। 7 सही 1/3 दिन और लगेंगे अपने भाई को और भाई काम को खलास कर देगा, ठीक है। चलिए, एक हवाई जहाज 240 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी को 5 घंटे में तय करता है। उसी दूरी को केवल 1 घंटे में तय करने के लिए उसे किस गति से उड़ना पड़ेगा। अब देखो, जब आप कोई काम कम समय में करना चाहते हैं तो अब आपको अपनी स्पीड बहुत तेज करनी पड़ती है, समझ रहे हो।
जैसे आपको बोल दिया जाए कि आप आधे घंटे में 5 किलोमीटर दौड़ो, तो आप दम 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 करके दौड़ेंगे, मेरी तरह। मैं दौड़ती वैसे मेरे बस का नहीं है, फिर भी 5 किलोमीटर आधे घंटे में दौड़ना, ठीक है। लेकिन आपको बोल दिया जाए कि भाई 5 किलोमीटर आपको 15 मिनट या 20 मिनट में दौड़ना है, फिर देखो आप घोड़े से भी तेज तेज भागोगे फिर आप। तो वही है भाई इसमें भी, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 240 इंटू का 5। अब इसे 1 घंटे में तय करना है, तो उड़ान की गति क्या होगी, अब 1 से डिवाइड करोगे तो यही आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 1200 किलोमीटर प्रति घंटा, 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भाई को, अपने को, भाई को नहीं जहाज को, ठीक है ना, क्या करना पड़ेगा, उड़ान भरनी पड़ेगी, ठीक है ना। अगर ये कोई अपना भाई होता तो उसे 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ना पड़ता, ठीक है। चलिए, एक वृत्ताकार तालाब के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। यह तालाब और रास्ते का कुल क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है और तालाब का क्षेत्रफल 452.16 वर्ग मीटर है। तो तालाब की त्रिज्या क्या है। देखो, एक वृत्ताकार तालाब है, ठीक है जी, और तालाब के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। मैंने रास्ता भी बना दिया भाई, 2 मीटर चौड़ा एक ये बना दिया, ठीक है। ये वाला अपना रास्ता है भाई लोग, ठीक है। यह तालाब और रास्ते का कुल क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है। तालाब और रास्ते का कुल क्षेत्रफल है, इसका मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मामला है, ये रेडियस हो गई, ठीक है ना। तो मैंने कहा यहाँ से लेकर यहाँ तक का मामला है, तो एरिया कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। मतलब मैं इसका क्या लिख सकती हूँ, 22/7 इंटू का आर स्क्वायर बराबर 616 लिख सकती हूँ, ठीक है। मैं इससे इसको काटूं, 11 दूनी 22, यहाँ से 11 पन्ना 55, 11 छिके 66, 2 से काटूंगी, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। तो आर स्क्वायर बराबर ये है, तो आर बराबर कितना आ जाएगा, 4 इंटू 7, 7 इधर जाएगा तो 2 इंटू 7 आ जाएगा केवल, ठीक है। मतलब रेडियस कितनी आ जाएगी, 14 आ जाएगी। रेडियस अगर 14 है बड़ी वाली, तो हमसे पूछा है कि तालाब की त्रिज्या कितनी है। तालाब तो ये वाला है ना भाई, ये वाला, तो तालाब की रेडियस ये वाली है, ये तालाब है भाई, ये क्या है, ये तालाब है। तो तालाब की रेडियस यहाँ से लेकर के यहाँ तक की होगी, इसे स्मॉल आर कहेंगे। अब ये वाली डिस्टेंस हमें क्या दे रखी है, 2 मीटर चौड़ा है, क्या ये 2 मीटर चौड़ा है, क्या रास्ता, रास्ता अगर 2 मीटर चौड़ा है बाबू, तो ये जो रेडियस है ये कितनी आ जाएगी आपकी, 14 माइनस के 2 इक्वल टू 12, ठीक है। तो अंदर का जो तालाब है उसकी रेडियस 12 मीटर की आ जाएगी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये एक क्वेश्चन है भाई, x + 1/x बराबर 5 है, x² + 1/x² का मान क्या होगा। तो इसमें क्या होगा, इसका स्क्वायर करेंगे 25 माइनस के 2 इक्वल टू 23, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये हमने कैसे करा, इसका स्क्वायर करा बाबा हमने, x + 1/x का जब आप स्क्वायर करोगे तो इधर आपको 5 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा बेटा। इसका स्क्वायर करोगे तो a² + b² प्लस के 2ab रखोगे, ठीक है। देखो मैं कितने पागलपंती का काम करती हूँ, समझ रहे हो, आप लोगों को समझ में आना चाहिए, इसके लिए अपन पागल बनने के लिए भी रेडी है, समझ रहे हो। ये 2 प्लस का है, इधर जाएगा ये 2, तो ये 2 माइनस का हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास इधर कितना बचा, x² + 1/x, इसकी वैल्यू इधर कितनी आ गई, 23 आ गई। वही हमने एक लाइन में निकाल के रख दिया था, क्योंकि अपन को पहले से रट्टा पड़ा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 2 वृत्ताकार फूलों की क्यारियों की परिधियों का अनुपात 3:5 है। यदि छोटी क्यारी की त्रिज्या 9 मीटर है तो बड़ी क्यारी की त्रिज्या क्या होगी, ये हमसे कहा जा रहा है। 2 वृत्ताकार फूलों की क्यारियों की परिधियों का अनुपात 3:5 है। यदि छोटी क्यारी की त्रिज्या 9 मीटर है तो बड़ी क्यारी की त्रिज्या क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है, ठीक है। अभी देखो, ये हमने एक छोटा वाला वृत्त बनाया और ये हमने एक बड़ा, नहीं अंदर नहीं है भाई, बाहर है, ठीक है, बाहर है भाई, गलत नहीं करना है, ठीक है। 2 वृत्ताकार फूलों की क्यारियां हैं, एक बड़ी वाली क्यारी है और एक छोटी वाली क्यारी है, ठीक है। अब क्या कहा जा रहा है, परिधियों का अनुपात 3:5 है। इसका मतलब है कि पहला वाला छोटा होगा और दूसरा वाला बड़ा होगा, ये मैंने बना दिया, ठीक है। अब यदि छोटी क्यारी की त्रिज्या 9 है, इसकी त्रिज्या अगर 9 है तो इसकी त्रिज्या क्या है, ये हमसे पूछा जा रहा है। अब देखो, इनका जो पेरीमीटर बटेगा वो क्या होगा, 2πr होता है, तो 2π तो दोनों जगह से कट जाएगा, किस पर डिपेंड करेगा, केवल r पे डिपेंड करेगा। तो इनकी परिधि अगर मेरे को 3-5 दे रखी है तो परिधि केवल r पे डिपेंड करती है, तो केवल r से ही हम देखेंगे इसको। तो ये इसका कितना गुना है भाई, 3 गुना है। तो मैंने कहा इसका भी कितनी होगी, ये 3 गुनी होगी। तो 3 गुनी होगी मतलब कितनी होगी, ये रेडियस की 15 होगी, ठीक है। कितनी होगी, 15, क्योंकि परिधि हमेशा रेडियस पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो 15, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अपने क्वेश्चन खलास हो गए, 25 क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करा दिए हैं।
उम्मीद करते हैं कि आपको हर क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ लेने का। पीडीएफ इसकी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो चलिए भाई लोग, आप सबको अपना राम राम, और अपन कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। उम्मीद करेंगे आप सब लोग अपना ख्याल रखेंगे और पढ़ते रहेंगे अच्छे से, और हार नहीं माननी है। अगर आपके पास एज है अभी पढ़ने की और प्रेशर नहीं है तो पढ़ाई करो अच्छे से, ठीक है। बट एक बैकअप प्लान अवश्य लेके चलना है, एक चीज़ के बारे में अवश्य सोच के चलना है कि अगर मेरा गवर्नमेंट जॉब नहीं लगा, सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मुझे लौट के कोई चीज़ जीरो से नहीं शुरू करनी पड़े, ठीक है ना। आपके पास एक ऐसा काम हो जिसे आप शुरू करें जब आप पढ़ाई छोड़ दें उसके बाद, तो उससे हल्के फुल्के कुछ इनकम जनरेट हो रही हो, ठीक है, ताकि आपको बहुत ज़्यादा पछतावा नहीं होना चाहिए। उसको कहते हैं बैकअप प्लान लेके चलना। तो पढ़ाई करनी है, पढ़ाई के साथ में एक बैकअप प्लान अवश्य लेके चलना है, क्योंकि तकदीर का कुछ पता नहीं है सिलेक्शन कब तक होगा, ठीक है। कई बार हम सारी चीज़ें सही करके आए होते हैं और उसके बाद भी हमारे नंबर भी होते हैं कट ऑफ जितने, बट पता चलता है नॉर्मलाइजेशन में हमारा क्या हो गया ठप। तो तकदीर का कुछ भरोसा नहीं है भाई, इसलिए अपना बैकअप प्लान हमेशा लेके चलना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना।